कि कुछ मेडिसिन उनको दिया जा रहा है, उनका उनका दिमागी हालत को डैमेज कर दिया गया। हाजी साहब, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। एक मुख्यमंत्री को कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिससे उनके दिमागी संतुलन खराब हो रहा है। जेडीयू दिल्ली से चल रही है। तो आपको चाहिए था कि उनके साथ रहे। आप तो छोड़कर चले गए कांग्रेस पार्टी में। कौन है? अब तो नाम बता दीजिए। अब तो आप कांग्रेस में शामिल हो गए। वो 4 लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? 4PM में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से बिहार में जेडीयू को डेंट दिया है, इसका एक नमूना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। मेरे साथ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी साहब मौजूद है। हाजी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि आप तो कह रहे थे कि मैं नीतीश कुमार जी का साथ नहीं छोड़ूंगा, आप कह रहे थे कि मैं जेडीयू के साथ बना रहूंगा। 1 महीने पहले इसी मंच पर हमारी और आपकी बातचीत हुई थी। फिर 1 महीने में ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस याद आने लगी आपको, राहुल गांधी की याद आने लगी? देखिए हिमांशु जी, असल में जब ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बना, उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे और आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, ये हम नीतीश कुमार जी से बार बार सवाल कर रहे थे कि आप चुप्पी तोड़िए, आप चुप्पी तोड़िए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने एक बार भी इस मामले में पहल नहीं किया। जबकि बीच में हमने वशिष्ठ नारायण सिंह जी से भी मिले, जो पार्टी के संस्थापक हैं। उमेश कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। पार्टी के सरकार के मुख्य सचेतक हैं संजय गांधी जी से मिले और बार बार ये चीज का प्रयास करने की कोशिश किया। मनीष वर्मा जी से मिले तो ये कोशिश किया कि किसी तरह से जनता दल यूनाइटेड अपना समर्थन वापस ले ले, इसमें ये साबित कर दे कि हम मुसलमानों के, प्रदेश के मुसलमानों के साथ हैं। और जिस तरह से 18 साल से हमने, जेडीयू ने वोट लेने का काम किया है, जेडीयू ने मुसलमानों को लेकर चलते आई है, उसी तरह से ये साबित कर दीजिए। लेकिन हमारी कई मीटिंग के बाद, सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी हमने कई मीटिंग की, कई मुलाकात की, घर पे जाकर मिले, कार्यालय में जाकर मिले, लेकिन उन लोगों ने कोई चुप्पी नहीं तोड़ी, कोई कुछ नहीं किया इस पे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैंने कई बार भी पत्र भी लिखा और बार बार ये चीज को कोशिश किया कि आप किसी तरह से इसका, आपका जेडीयू अपना समर्थन वापस ले ले बीजेपी से, लेकिन हम उसमें फेल हो गए। इसीलिए हमने ये फैसला कि हम लोग के जितने भी जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे से, या जेडीयू के कई नेता और कार्यकर्ता ने, ये हम लोग की बैठक में यह फैसला हुआ कि इस जेडीयू को रिजाइन देना ही बेहतर होगा और जेडीयू को इस बिहार से, भाजपा को इस बिहार से खत्म किया जाएगा सब लोग मिलके। तो इसीलिए हमको बेस्ट ऑप्शन ये दिखा कि राहुल गांधी जिस तरह से लड़ रहे हैं अल्पसंख्यक समाज के लिए। आप जेडीयू के साथ में थे, जब पार्टी में मौजूद थे, तब तो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की बात नहीं कर रहे थे। अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप इतना हो गए? भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पहले, नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले कहा था कि हमारी पार्टी हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, हमारी पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। उस इलेक्शन, उस बार तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आ गए थे, तब तो आप कुछ नहीं बोले। देखिए हिमांशु जी, पहले जो जेडीयू थी, वो जेडीयू को गाइड, मार्गदर्शक या नेतृत्व, जो लीडरशिप जो थी, नीतीश कुमार जी की थी, जो दिखता था और आप लोग ने भी देखा होगा। लेकिन आज जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, वो समझिए कि अमित शाह ही जेडीयू को चला रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, हम ये जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, उनके घर पे अमित शाह खुद जाते हैं। जबकि हमने भी, आपने भी देखा होगा कि अमित शाह जी से मिलने के लिए गवर्नर हो, चीफ मिनिस्टर हो राज्य का, जाता है मिलने के लिए। लेकिन संजय झा जो एक मामूली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा है और बहुत पुराने राज्यसभा संसद भी नहीं है, कुछ दिन पहले ही उनको राज्यसभा भेजा गया था, और उनके घर पे माननीय अमित शाह जी, जो गृह मंत्री हैं, इतने बड़े नेता है भाजपा के, वो जाते हैं मिलने के लिए। वहीं से ही नीतीश कुमार के हाथ में कमान नहीं रह गई है, नीतीश कुमार बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, पार्टी में ही उनकी कोई कदर नहीं है। जी, नीतीश कुमार जी की अब नहीं चल रही है, अब पूरी पार्टी को भाजपा चला रही है। भाजपा अपने हिसाब से इस पार्टी को चला रही है, जिसकी वजह से हम लोगों ने इस्तीफा दिया और दूसरे पार्टी में गए। दिल्ली से चल रही है या बिहार से ही चल रही है, इतना तो बता दीजिए। जेडीयू दिल्ली से चल रही है। हमने आपसे जिक्र किया ना अमित शाह जी का, अमित शाह जी का जिक्र इसलिए किया कि अमित शाह जी जानना चाह रहा था कि हाईजैक पूरी तरीके से दिल्ली ने कर लिया है या फिर
दिल्ली के इशारे पर जो बिहार में नेता है, डिप्टी सीएम है, उन्होंने किया है। नहीं, देखिए, डिप्टी सीएम हो या जो जेडीयू के नेता हो, लेकिन जो लीड कर रही है इस पार्टी को आजकल, जो जेडीयू को जो लीड कर रहे हैं, जो रोल हैं, वो अमित शाह जी हैं। हाँ, अमित शाह जी ने अपने अपने लोगों से काम ले रहे हैं, या वो संजय झा जी के माध्यम से हो या ललन सिंह जी के माध्यम से हो, लेकिन वो पार्टी भाजपा चला रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से जेडीयू का आइडियोलॉजी, पहले पहले भाजपा का आइडियोलॉजी को फासिस्ट कहा जाता है, उसी आइडियोलॉजी पे ये कदम ताल है जेडीयू भी। अब जेडीयू अच्छा, का हालात, आपने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हम पार्टी में हैं इसलिए बता नहीं सकते कि पार्टी में विभीषण कौन है और हाईजैक कौन करवा रहा है। आखिरकार कौन है? अब तो नाम बता दीजिए, अब तो आप कांग्रेस में शामिल हो गए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको इस पे पहले भी जिक्र किया था। वो चार लोग हैं, वो चार लोग हैं जो जेडीयू को खत्म करने के लिए कदम ताल हैं भाजपा के साथ। वो हैं, एक संजय झा जो हमारे जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, दूसरे हैं केंद्र मंत्री ललन सिंह जी, तीसरे हैं बिहार के मंत्री अशोक चौधरी जो कांग्रेस से भागकर जेडीयू में गए, चौथे हैं विजय चौधरी जो अभी बिहार की सरकार के मंत्री हैं। इन चार के अलावा सीएम हाउस में किसी की एंट्री नहीं है। कुछ दिन पहले भी ये खबर मुझे पुलिस के इंचार्ज के द्वारा मिली, जो नीतीश कुमार जी के आवाज से जो पुलिस के सिक्योरिटी के लोग थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई पटना में, तो उन्होंने ये तक दावा किया कि श्रवण कुमार जो पार्टी के वरिष्ठ और पुराने नेता हैं, कुर्मी से ताल्लुक रखते हैं, उनको गेट पर रोक दिया गया, नहीं घुसने दिया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीएम हाउस में कौन कौन की एंट्री है। दादा वशिष्ठ नारायण सिंह जो पार्टी के संस्थापक भी हैं और पार्टी के बड़े नेता हैं, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको वीडियो कॉल बात कराया जाता है। अगर उनको मिलने का चाहत होती है ना, तो नीतीश जी से बात कराया जाता है वीडियो कॉल पे, ताकि वो किसी तरह से नीतीश जी उनके पास भी ना जाए, किसी से मिले नहीं। तो जेडीयू पूरी तरह से खत्म है, जेडीयू पूरी तरह से ध्वस्त है। बस एक चेहरा नीतीश जी को रखा बना के, ओबीसी चेहरा भाजपा के पास नहीं है, बड़ा चेहरा भाजपा के पास नहीं है। नीतीश जी नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? मतलब क्योंकि वक्त पर जिस तरह से उन्होंने खामोशी साध रखी, मतलब कुछ भी नहीं बोले, मतलब एक शब्द भी, एक लफ्ज भी उनकी तरफ से नहीं आया। आप लोगों ने भी कोशिश की, आप तो पार्टी में मौजूद थे, जब आपकी नहीं सुनी गई तो दूसरे की क्या ही कही जाए। आखिरकार उनकी चुप्पी की वजह क्या है? क्या राजनीतिक वजह है या फिर कोई दूसरी वजह है, इंटरनल है कुछ? देखिए, हम तो ये कह सकते हैं कि इंटरनल वजह है। इंटरनल वजह ये है कि नीतीश कुमार जी किसी मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा होगा बिहार में क्राइम बढ़ गया है, गोलियां पटना में सरेआम चल रही है, उस पर भी नीतीश कुमार जी क्राइम पे नहीं बोल रहे हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक का मामला ही हटाकर देखिए, बहुत सारे ऐसे मसले हैं बिहार के अंदर हो रहे हैं। अभी बिहार में मौजूदा हालात बिहार में आप देख रहे हैं, उस हालात पे भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, उनको एक कार्यक्रम में लिया जाता है, एक ऑफिशियल प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी जो नीतीश जी की जो हरकत है, कभी एसीएस के सर पे गमला रख दिया, आपने भी देखा होगा। तो ये सब जो चीजें हैं, ये इस बात का अंदेशा हम लोगों को भी है कि कुछ मेडिसिन जिनको दिया जा रहा है, उनका दिमागी हालत को डैमेज कर दिया गया है, ताकि वो कुछ फैसला ना ले सके। जबकि बिहार के सबसे मजबूत नेता में से थे नीतीश कुमार। हाजी साहब, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। एक मुख्यमंत्री को कुछ ऐसा दिया जा रहा है जिससे उनके दिमागी संतुलन खराब हो रहा है। बिल्कुल, हम इस बात का अपने आपके चैनल से ये बताना चाहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग भी ये सवाल कर रहे हैं। मैं एक नेतृत्व कर रहा हूं, लीडरशिप में मैं बोल रहा हूं, लेकिन ये बात पूरे बिहार की जनता बोल रही है। आप पता किसी से पूछ लीजिएगा कि नीतीश जी की हालत एकदम से ऐसी क्यों हो गई, पहले तो ऐसी हालत नहीं थी। वही हर कोई पूछ रहा है कि नीतीश जी अचानक, क्योंकि नीतीश कुमार लालू प्रसाद वाले छवि के नेता नहीं है। लालू प्रसाद बड़े हंसते खेलते और हर किसी के साथ मजाक करते वैसे वाले नेता है, उनकी छवि दूसरी है। लेकिन नीतीश कुमार गंभीर नेता है, वो किसी भी विषय पर कुछ बोलते हैं तो बड़ी गंभीरता से बोलते हैं, वो हंसी ठिठोली कम करते हैं। लेकिन इन दिनों जो उनकी वीडियोस वायरल हुई, उससे देखकर तो लोग यही कह रहे हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनको तो मुख्यमंत्री की कुर्सी खुद ही छोड़ देनी चाहिए, ये बातें हो रही थी। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ उनके साथ गड़बड़ किया जा रहा है और उसमें जो पार्टी के नेता है वही शामिल है। बिल्कुल, देखिए, शामिल इसलिए है कि सीएम हाउस पे नीतीश कुमार जी मिलते थे अपने नेताओं से, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखता हो या वो कुर्मी से हो या कुशवाहा से हो या कोई भी, मिलते थे नीतीश जी। जो नेता काम कर रहे थे पार्टी में, हम लोग भी मिले हैं।
कई बार मिले हैं, मुद्दे पे मिले हैं, काम किया उन्होंने। मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन जो जो चीज अच्छी थी मैं तारीफ भी कर रहा हूं। लेकिन जो हालात अभी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, पूरा बिहार की जनता देख रही है कि एकदम से नीतीश जी ऐसे हो गए हैं कि बिहार के किसी मुद्दे पर नहीं बोल रहे। अल्पसंख्यक का ही वक्त का ही मामला नहीं, उसके अलावा बहुत सारे मामले हैं। क्राइम बढ़ा हुआ है बिहार के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, मॉब लिंचिंग हुआ छपरा के अंदर, किसी मुद्दे पे नहीं बोले। नीतीश कुमार मुखर के बोलते थे, छोटा सा मामला होता था कि आग लग जाती थी, वहां बोलते थे वो। आप मीडिया के हैं, लोग हैं, आप सवाल, आप लोग भी देखा होगा कि अपने सवाल भी मीडिया से मुखातिब भी नहीं होते, उनको रोका जाता है कि मीडिया में नहीं बोलिए। आपने ये भी देखा होगा नीतीश जी को पीछे से पुश किया जाता है आगे बढ़ जाने के लिए, जैसे बोलना चाहते हैं तो कुछ नेता मंत्री जो 4 लोग का मैंने जिक्र किया, उनका वो आगे बढ़ा देते हैं उनको, कि ताकि वो कुछ बोले नहीं। और इस तरह की हालात पिक्चरों में देखा था मैंने, पिक्चर का नाम मुझे स्पेसिफिक याद नहीं आ रहा, लेकिन पिक्चर में मैंने देखा कि वो एक शख्स है जो अपने सुध में नहीं है, और जो लोग उसको पूरी तरीके से हाईजैक किए हुए उसको चला रहे हैं, उसी के एक्शन ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो शख्स अपनी मनमर्जी से जो कुछ कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन पीछे से उसका दूसरे किसी का हाथ था। तो नीतीश कुमार जी की हालत अगर ऐसी हो गई है, और आप बता रहे हैं कि इसमें पार्टी के विभीषण शामिल है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली से पूरा हाईजैक कर लिया गया है, तो आपको तो चाहिए था कि नीतीश जी के साथ में रहें आप, क्योंकि नीतीश जी के साथ आप क्योंकि काम किए हैं, तो आपको चाहिए था कि उनके साथ रहें। आप तो छोड़कर चले गए कांग्रेस पार्टी में। देखिए, आपकी बात सही है। मैंने एक पत्र नीतीश जी को भेजा था, आप कहिए मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। मैंने ये तक उसमें लिखा था कि आप किसी मंच के माध्यम से या कैसे इशारा कीजिए, पूरी बिहार की जनता या आपकी से आइडियोलॉजी से समर्थन देने वाले लोग आपकी विचारधारा, आपकी पार्टी, आपकी विरासत को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। मैंने भी कहा कि मैं भी कुर्बानी दूंगा। मैं आके आपके सीएम हाउस में जो षड्यंत्र जो लोग कर रहे हैं, तो इसको लेकर मैंने पत्र भी लिखा था, पीटीआई वगैरह ने इसको खबर भी चलाई थी। लेकिन जो हम लोग लगातार ये देखते आ रहे हैं कि नीतीश जी के आवास पे, नीतीश जी के एक आने मार्ग पे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। दादा वशिष्ठ नारायण सिंह और भी नेताओं से हम मिले, हमने कहा दादा वशिष्ठ आप पहल कीजिए, उनकी भी नहीं चली। उन्होंने भी टेलीफोन किया कई बार, उनकी भी नहीं चली। हाँ, उन्होंने मुझे 22 मई को रिक्वेस्ट किया कि आप पार्टी को नहीं छोड़िए। हमने मैं जा रहा हूँ पार्टी छोड़ने, रिजाइन देने जा रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे पार्टी में लाए थे। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भी थे, संस्थापक भी, राज्यसभा भी रह चुके हैं, वरिष्ठ नेता रहे। नीतीश जी पहले उनके घर पे जाते थे, पहले नीतीश जी खुद मिलने आते थे उनको। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया नीतीश जी से बात करने का, लेकिन जो मैंने कहा वीडियो कॉल पे बात होने लगी, नीतीश जी मिलना छोड़ दिए उनसे। तो उन्होंने मुझे कहा कि रिक्वेस्ट किया कि आप जो है नहीं छोड़िए। फिर उसके बाद कुछ वरिष्ठ नेता बैठे थे वहां पे, उन्होंने कहा कि आपको मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा, माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष बनाया जाएगा, किसी निगम का मुखिया बनाया जाएगा, नहीं छोड़िए। तो लेकिन हम लोग ने डिसाइड कर लिया था, जिस पार्टी का वजूद अब खत्म हो चुका है, जिस पार्टी की आइडियोलॉजी बदल चुकी है, जिस पार्टी में नेता ही खत्म हो गया, जिस पार्टी नेता ही वो बर्बाद कर दिया लोगों ने, उस पार्टी में रहना मुनासिब नहीं था। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का इतना बड़ा मामला था जिससे बहुत सारे मुसलमान नाराज भी थे, हम भी नाराज थे, हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए, आपने भी खबर चलाई, और लगातार आपने खबर कई बार 2-3 बार इस पे 4PM पे खबर चली, और बहुत लोगों ने पसंद भी किया उस खबर को। तो हम लोग ने इसलिए, क्योंकि जी अच्छा, वक्त पर ठीक है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही है उस पर आऊंगा, लेकिन मुझे बताइए कि अगर आपने जेडीयू छोड़ा, नीतीश कुमार जी का साथ छोड़ा, तो फिर कांग्रेस का हाथ क्यों थामा? आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे ज्यादा मुखर है आपके लिए, वो पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि आरजेडी एक रीजनल पार्टी है, बिहार में काम कर रही है, और मैंने राष्ट्रीय लेवल पे काम किया है, विभिन्न राज्यों के अंदर, पंजाब हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड हो, और कई जगह हमसे लोग जुड़े हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी का कुछ मुझे मुद्दे पसंद आए कि उन्होंने 3 तलाक के मामले में भी अल्पसंख्यक का साथ दिया, एनआरसी एनपीआर में भी अल्पसंख्यक का साथ दिया, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर भी साथ दिया। और राहुल गांधी जिस तरह से युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, रोजगार के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, और वो अब जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं। पहले तो राहुल गांधी जी जमीन से नहीं जुड़े थे, लेकिन अब राहुल गांधी जी का जो काम आपने देखा, हम लोगों ने भी देखा, तमाम लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी जमीन से जुड़ के काम कर रहे हैं।
हर लोगों से मिल रहे हैं, राहुल चाहे वो गांधी किसी। की 3 सबसे अच्छी बातें बताइए जो आपको पसंद आई हो और उसकी वजह से आप आरजेडी नहीं गए, कांग्रेस ज्वाइन किया। देखिए, राहुल गांधी जी का है जो मिलनसार व्यवहार है उनसे है, कि राहुल गांधी किसी से मिलते हैं तो बहुत उससे मिलते हैं, उनको जानने की कोशिश करते हैं, उनके मसले को हल आपकी करने की मुलाकात हुई? कोशिश करते हैं। मेरी मुलाकात पहले हुई थी, जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र लीडर था और मैं मिला था। हाँ, यूपी के चुनाव में, 22 चुनाव में हमारी बातचीत प्रियंका गांधी से धीरज गुर्जर जी ने कराई थी। हमने यूपी में नहीं, तो साथ आप भी कह दिया रहे था। हैं ना कि वो मिलनसार है, तो आपने कैसे पता किया कि मिलनसार है? क्योंकि आपकी तो मुलाकात बहुत पहले हुई है। अभी के वक्त में किस तरह से आपने उनको परखा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी जो आपने अब आपके चैनल के माध्यम, न्यूज चैनल के माध्यम से हमने देखा कि राहुल गांधी जी अल्पसंख्यक के लिए, दलितों के लिए, फॉरवर्ड कास्ट के लिए, नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं, जी लगातार वो प्रयास हैं। यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं, हॉस्टल्स में जा रहे हैं, नौजवानों से मिल रहे हैं, युवाओं से मिल रहे हैं। बिहार में जो पलायन हो रहा है उस पर काम कर रही है कांग्रेस की, बिहार में पलायन रुके। बहुत सारे लोग बिहार से पलायन करके विभिन्न राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं। जी बिहार सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। लाखों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, कांग्रेस इसके लिए मुखर होकर काम कर रही है। तो हम लोगों का यही था कि बिहार को बचाना, क्योंकि हम सबसे पहले बिहारी हैं, तो बिहार को सींचना है, बिहार को संवारना है, बिहार के नौजवानों के ठीक लिए काम कर रही है, तो इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को दामन थामा। ठीक है, ठीक है। ये तो राहुल गांधी की एक खासियत बताई आपने, दो और बताइए। और एक तो दूसरी है कि राहुल गांधी जो पार्लियामेंट में बोलते हैं, वो जो तरीका से जो मुद्दे उठाते हैं, तो मोदी जी का है कि एक होता है कि उनको लिख के मिलता है, या उनको वो शीशे के सामने ट्रेनिंग करते हैं और वो एक ड्रामा कॉमेडियन से बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी जो बोलते हैं तो लगता है कि कोई नेता बोल रहा है, कोई अच्छा, देश का नेता बोल रहा है। और वो उनमें लगता है कि प्रधानमंत्री की झलक दिखती है, कि वैसा आदमी चाहिए जो देश को नेतृत्व करे, सबको लेकर ठीक है। चले। आपको लगता है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? चलिए ठीक है, तीसरी बात बताइए। तीसरी चीज है कि राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, क्या कहते हैं, और पढ़े लिखे की हाथ में देश की बागडोर मिलेगी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारा देश काफी ऊंचाई पे नाम कमाएगा। क्योंकि आपने भी देखा दूसरे देशों के अंदर भी प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरह से बेइज्जती करवाए, तो राहुल गांधी अगर जी बनते हैं प्रधानमंत्री तो हमारे देश का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उसका नाम रोशन होगा। राहुल गांधी दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर देश की कुछ कमियां गिनाते हैं, ये क्या अच्छी बात है? देखिए, देश की कमियां राहुल गांधी गिनाते हैं, ये मीडिया ही दिखाती है। अगर मीडिया नहीं दिखाएगी, बड़े बड़े चैनल्स पे भी आती है, फेसबुक पे, सोशल नेटवर्क साइट पे, तो मीडिया के माध्यम से उन लोगों को खबर तो मिल ही जाती है। राहुल गांधी इस चीज को वहां वाजा करते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री इस तरह से कॉमेडी करते हैं, या इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बदनाम कर रहे हैं, देश को कमजोर कर रहे हैं। उस स्तर से राहुल गांधी कोशिश करते हैं कि वो ठीक कर दें। ठीक है, मुझे ये बताइए, इस बार का इलेक्शन जो होने जा रहा है उसमें राहुल गांधी की कितनी बड़ी भूमिका रहने वाली है, और कांग्रेस पार्टी की इस पूरे सिनेरियो में? क्योंकि इलेक्शन जो अब 1-to-1 हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दो ही पार्टियां हैं, तीसरी पार्टी को जगह जनता दे ही नहीं रही है, या तो इस साइड या तो उस साइड। तो बिहार में नजर ये आता है कि या तो जेडीयू है, भारतीय जनता पार्टी के साथ पे है, क्योंकि वो तो एक तरफ ये हो गया, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जिसमें आरजेडी सबसे बड़ा दल है। कांग्रेस पार्टी उनके साथ भले अलायंस में है, लेकिन सबसे बड़ा दल आरजेडी है। तो क्या होने जा रहा है? क्या कांग्रेस अपना जो वजूद है, जिस तरह से वो तलाशने की कोशिश कर रही है, उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीती भी, क्या नजर आ रहा है, भविष्य क्या है? देखिए, बिहार में कांग्रेस पार्टी काफी सक्रिय है। आपने भी देखा होगा कि राहुल गांधी कई यात्रा बिहार में कर चुके हैं। राहुल गांधी जी की कोशिश यही है कि बिहार में हमारा संगठन मजबूत हो और हमारी महागठबंधन की सरकार बने, ताकि तभी हम नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं, बिहार का पलायन रोक सकते हैं। शिक्षा का जो सिलेबस है बिहार का, बीए यहाँ बिहार में 4 साल में होता है और अन्य राज्यों में 3 साल में होता है। तो यहाँ इतना सिलेबस बैक है, जो भी कोर्सेज यहाँ देखते हैं बिहार के अंदर, वो चीजें बैक होती है। आप जेडीयू में रहे, जेडीयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार 20 साल से मुख्यमंत्री है, तब आपको ये मुद्दे नजर नहीं आए? देखिए, हमने विभिन्न प्लेटफॉर्म से
इस बात को मैंने चाहे वो बड़े नेताओं के सामने हो, नीतीश जी के सामने में मैंने रखा है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी का पेपर लीक हो जाता है बिहार के अभी अंदर। भी आपने आपने मीडिया के सामने आकर मुखर तौर पर ये बात कही कि ये कमियां हैं नीतीश जी और हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। हाँ, वक्त का मुद्दा आया, धर्म का मुद्दा आया, तब आप इतने जागृत हो गए। लेकिन यही जब बिहार का मुद्दा था, क्योंकि आप सरकार में थे, मतलब सरकार मतलब उस पार्टी में थे जो सरकार में है, आपके मुखिया जो है प्रधान मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो तब आपको ये मुद्दे याद नहीं आते। अब आपको आपदा लग रही है, तब आपको अवसर दिख रहा है, तो आप कांग्रेस पार्टी में चले गए। नहीं देखिए, कर्पूरी सभागार जनता दल यूनाइटेड का बड़ा कार्यालय है। उस कार्यालय में जो मुख्यालय कहा जाता है पार्टी का पटना में, उस कार्यालय की बैठक में बड़े नेताओं की मौजूदगी में हमने ये बात रखी थी कि मैं, क्योंकि मेरी तालीम पूरी अलीगढ़ में रही और मैं पूरा मेरा एजुकेशन बचपन से लेकर एमबीए एमटीए जो किया मैंने अलीगढ़ से किया, तो मैंने इस पे 3 मुद्दे उठाए थे। मैंने एक मुद्दा था कि जो सिलेबस में चेंजिंग होनी चाहिए, चाहे वो मदरसा एजुकेशन का सिलेबस हो या बिहार के विभिन्न सब्जेक्ट का जो सिलेबस हो उसमें भी तब्दीली होनी चाहिए। ये नहीं दूसरा आपने बिल्कुल उठाया होगा हाजी साहब, आपने बिल्कुल उठाया होगा, लेकिन आपने इतनी बात नहीं उठाई कि उस बात पर अमल किया जाता, उस बात का कोई बहुत बड़ा इशू बनता और उसके बाद उस चीज में सुधार होता। मैं ये कह रहा हूँ। हाँ, वो हमने मीडिया चैनल्स पे नहीं बात आपको लग रखा। रहा है जब आप सत्ता में नहीं होंगे, आप विपक्ष में हैं, क्योंकि इलेक्शन होना है, अब इलेक्शन में जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आगे देखेंगे। लेकिन अभी क्योंकि 4-5 महीने आप सिर्फ मुद्दे ही उठाते रहेंगे, लेकिन आपकी बात पर लोग भरोसा क्यों करें? आप जब सरकार में थे, आप जब उस पार्टी में थे जिसके मुख्यमंत्री थे, तो आप तो करवा नहीं पाए, अब लोग आप पर विश्वास क्यों करें? नहीं देखिए, विश्वास इसलिए करेंगे हमारे मुझ पे क्योंकि हमने अपने प्लेटफॉर्म, पार्टी के प्लेटफॉर्म पे, सरकार के प्लेटफॉर्म पे उठाते रहे हैं। हाँ, ये बात मीडिया में प्रकाशित नहीं छपी है, लेकिन हमने कोशिश यही किया। बीपीएससी को लेकर भी हमने मुद्दे उठाए थे कि बीपीएससी का पेपर लीक क्यों होता है, बीएसएस का स्टाफ, बीएसएस जो बिहार स्टाफ चयन आयोग का पेपर 25 लाख में क्यों बिकता है। तो हमने विभिन्न प्लेटफॉर्म से, पार्टी के प्लेटफॉर्म से, सरकार के प्लेटफॉर्म से उठाते रहे हैं। लेकिन हाँ, वो चीजें आपकी सरकार थी तब आप नहीं रोक पाए। अब मान लीजिए चलिए आप विपक्ष में आ गए हैं और कल को आपकी सरकार बन जाती, तब आप कैसे रोक लेंगे, मुझे जरा बताइए। क्योंकि अधिकारी तो वही रहेंगे और माफिया भी वैसे ही रहेंगे, सब कुछ चीजें वैसी रहेंगी। एक कुर्सी से एक नेता उतर जाएगा और दूसरा बैठ जाएगा, इससे क्या बदल जाएगा? नहीं देखिए, सिस्टम बदलने का वादा महागठबंधन सरकार, महागठबंधन जो करते आ रही है, राहुल गांधी जी भी करते आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी करते आ रहे हैं, और हम सबको उम्मीदें हैं और उम्मीद के साथ साथ हम काम करेंगे उनके साथ। हमें जो जिम्मेदारी पार्टी देगी उसमें हम लोग इस मामले को रखेंगे और इस बड़े मंच से उठाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है हाजी साहब, कितने नेताओं ने आपके साथ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, पार्टी के युवा मोर्चा के कई नेता थे, 4-5 नेता थे युवा मोर्चा से थे। अल्पसंख्यक के करीब 40-50 लोग ऑफिस बियरर्स थे, जो प्रदेश महासचिव रैंक के हो, सचिव रैंक के हो, जिला सचिव ऐसे हो, और उसके साथ कई जेडीयू कार्यकर्ता, सैकड़ों। सदाकत आश्रम पूरा पता कीजिएगा, पूरा फुल था कल। सदाकत आश्रम जो कांग्रेस का मुख्यालय है बिहार का, वो पूरा फुल था। मदन मोहन झा जी भी थे जो विधान परिषद के नेता हैं, राजेश राम जी हैं जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आए हैं। हमारे साथ कुछ दलित समाज के भी लोग गए थे ज्वाइन करने के लिए। तो जेडीयू कमजोर होती जा रही है और जेडीयू से पूरे खाली। देखिएगा कुछ दिन बाद आपके चैनल पे हम फिर आएंगे और हम जरूर कहेंगे जेडीयू कमजोर हो रही है तो मजबूत कौन हो रहा है? जेडीयू कमजोर हो रही तो मजबूत भाजपा हो रही है बिहार के अंदर। जेडीयू को कमजोर क्यों गया, भाजपा में चले जाते फिर तो? नहीं, मैंने कहने का मतलब, जो हमने फासिस्ट आइडियोलॉजी का मुखालफत हमेशा किया, चाहे जेडीयू में भी हम थे तो फासिस्ट ताकत को रोकने की कोशिश की, और नीतीश जी भी चाहते थे कि बिहार के अंदर सब लोग मिलजुल के रहें और नीतीश कुमार जी मिलजुल कर सबको लेके चले। लेकिन जेडीयू को ये भाजपा ने हाईजैक कर लिया, जेडीयू की आइडियोलॉजी बदल गई। फासिस्ट ताकत हम लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के अंदर फासिस्ट ताकत की सरकार बने जो बिहार को खत्म करे, बिहार को कमजोर करे। अच्छा, जेडीयू की जो पार्टी है
वो अब हाईजैक हो गई, आप तमाम चीजें बता रहे हैं, तमाम आरोप भी लगा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आगे क्या होने जा रहा है बिहार में, आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि वक्फ जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा, आपने उसी के चक्कर में पार्टी भी छोड़ दी, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। वक्फ का मसला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप 7 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में गए थे, अब वहां पर क्या स्थिति है? सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो फैसला उसको सुरक्षित रख लिया गया है, दोनों पक्ष का फैसला सुन लिया गया है और उसका सुरक्षित है कि अभी कोई डिसीजन नहीं आया। जो इंटरिम ऑर्डर था पहली हियरिंग में, वो इंटरिम ऑर्डर पे ही है, लेकिन हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पूरे देश के मुसलमानों को उम्मीदें वाबस्ता हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें मतलब देश के मुसलमानों के जो संविधान की दायरे में देखते हुए फैसला करेगी और हमारा मुल्क जो है सभी को लेके चलती है, तो हमारे मुल्क में शांति और अमन कायम रहेगा। अच्छा, आपने कहा था कि जब 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होगी पहली बार, तो उससे पहले नीतीश कुमार जी बोलेंगे। नीतीश कुमार जी ना तब बोले ना अब बोले, आपने पार्टी भी छोड़ दी है, तो नीतीश कुमार जी अब बोलेंगे भी या फिर ऐसे ही उनके राजनीतिक करियर आगे बढ़ेगा और हाशिए से बाहर हो जाएगा? नहीं, नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक के किसी मुद्दे पे वो नहीं बोलेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपके चैनल से मैं इस बात का दावा करता हूं कि बिहार के किसी मुद्दे पर आप नहीं बोल रहे हैं, ना बोलेंगे, और इसी तरह से वो ऐसे ही चलता रहेगा और इसी कारण जेडीयू खत्म हो जाएगी, इसी कारण एनडीए की हुकूमत भी नहीं बनेगी और बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ नेतृत्व में सरकार बनेगी। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी इससे पहले कई वादा किए बिहार के अंदर, कॉलेज को लेकर, यूनिवर्सिटीज को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर कई वादा किए, लेकिन उस पर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं तैयार हुआ। इस बार भी चुनावी सभा हो रही है मोदी जी की, वो बस वादा ही करेंगे, करोड़ों का पैकेज का घोषणा करेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं हो। बिहार जो जिस तरह से जो हालात जो अभी जो हालात चल रही है बिहार के अंदर, करप्शन बढ़ गया है, भ्रष्टाचार, अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अधिकारी पे लगाम नहीं है। भाजपा के कुछ मंत्री नेता भी इसमें मिले हुए, भ्रष्टाचार मिले हुए हैं, वही सरकार बनाने में, खर्च करने में पार्टी अपने अधिकारियों से भी पैसा वसूल रही है। तो ये बिहार बहुत जमीन पे आप इंक्वायरी करेंगे, पता करेंगे तो अधिकारी लोग पैसा वसूली का काम कर रहे हैं कि भाई सरकार बनाने की पार्टी के ऊपर से प्रेशर आया हुआ है। तो ये बिहार में अभी बहुत बेकार स्थिति चल रही है। जी, नीतीश कुमार से उम्मीदें पूरी तरीके से आपकी खत्म हो गई हैं? नीतीश जी से उम्मीदें मेरी नहीं खत्म है, पूरी बिहार की जनता को खत्म हो चुकी है। और नीतीश जी को, सबको ये लगता है कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह डैमेज है और नीतीश कुमार जी को यूज किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास कोई ओबीसी का कोई चेहरा नहीं है, बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। नीतीश कुमार को बस एक गुड़िया के तरह, जिस तरह प्लास्टिक का गुड़िया मूर्ति होता है उस तरह से बैठा दिया है कुर्सी पे, उस तरह से बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। जिसे कहते हैं ना, घोड़ा को हाँकना होता है, जो घोड़ा चाबुक घूमता है तो हाँकते हैं घोड़ा, उसी तरह नीतीश जी को जैसे जिस डायरेक्शन में चलना है वहां चलिए, वहां चलिए, वहां चलिए। ये बस एक ऑफिशियली प्रोग्राम नीतीश जी कर रहे हैं, किसी मीडिया से नहीं बात कर रहे दिया जाता है उनको, न बात वो करते हैं। और इतना ही नहीं, बड़े बड़े नेता मंत्री लाइन में लगे हैं कि हम नीतीश जी से मिलने, बात रखें, किसी से उनकी मुलाकात नहीं जाता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के सफर के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ, क्योंकि आप जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ भी जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। थैंक यू हिमांशु जी, थैंक यू।